बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला अभी तक क्यों नहीं सुनाया जा रहा, इसकी क्या वजह है, इसको तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा इमरान खान ने अपनी बीवी बुशरा बीबी को खराज तहसीन पेश किया है और बाकायदा उनके ऑफिशियल एक्स अकाउंट के ऊपर इस हवाले से एक पोस्ट भी लगाई गई है। तो इमरान खान ने अपनी बीवी को खराज तहसीन क्यों पेश किया, इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने इमरान खान की सिविल नाफरमानी की तहरीक को रद्द कर दिया है। आप ये कह सकते हैं कि खान साहब की सिविल नाफरमानी की तहरीक बुरी तरह से नाकाम हो गई है। वो क्यों नाकाम हुई, क्यों रद्द किया, इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी और उनके वकील की गैर हाजिरी पर अदालत नाराज हो गई और हक के जिरा खत्म करने की धमकी दे दी। इस केस को भी डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 9 मई के मुकदमात में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की दफात लिखी हैं, तो फिर फौजी ट्रायल कैसे हो गया, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस। आपको पता है कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ है और इस केस की समाअत मुकम्मल हो चुकी है, यानी कि दोनों फरीकैन की तरफ से शहादत रिकॉर्ड करवा दी गई, जिरा मुकम्मल हो गई, 342 के जवाबात दे दिए गए और अदालत ने 18 दिसंबर को यह फैसला महफूज किया था। और नेक्स्ट इसमें आई थिंक सो कि 23 दिसंबर डेट फिक्स की गई थी फैसला सुनाए जाने के हवाले से। लेकिन 23 दिसंबर को फैसला नहीं सुनाया गया और इसको एडजर्न कर दिया गया कि अब आइंदा छुट्टियों के बाद 6 जनवरी को इस केस का फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन 6 जनवरी को भी इस केस का फैसला नहीं सुनाया गया और जज साहब छुट्टी पर थे। मजीद इस पर डेट फिक्स कर दी गई 13 जनवरी। अब ये है गुमान के इमरान खान के केस का फैसला 13 जनवरी को सुनाया जाएगा। लेकिन अभी तक ये भी कंफर्म नहीं है कि 13 जनवरी को केस का फैसला होता है कि नहीं होता, क्योंकि मामलात कुछ अदरवाइज हैं। ये मैं आपको बड़ी पक्की और पते की खबर दे रहा हूं कि सूरत हाल बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। बास लोग ये समझते हैं ना कि शायद इस केस को एडजर्न इस वजह से किया जा रहा है कि क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है, तो शायद कोई डील हो रही है, इमरान खान को कोई रिलीफ देना चाहते हैं, या कोई इस तरह की बात है कि जब तक मुज़ाकरात का सिलसिला चलता रहे या उसका कोई ना कोई नतीजा ना निकल जाए उस वक्त तक इस केस का फैसला ना किया जाए। ऐसा नहीं है। इमरान खान के खिलाफ या उनकी फेवर में इस केस का फैसला नहीं हो पा रहा और इसकी बड़ी सारी वजह यह है कि कुछ ताकतें, अब मैं उनका नाम नहीं लूंगा, आप बेहतर तौर पे समझ सकते हैं कि वो इमरान खान को सजा दिलवाना चाहती हैं। सिर्फ इमरान खान को, बुशरा बीबी को सजा नहीं दिलवाना चाहते। बुशरा बीबी को बरी करवाना चाहते हैं, इमरान खान को सजा दिलवाना चाहते हैं। लेकिन एहतसाब अदालत के जज नासिर जवेद राणा साहब अभी तक सेटिस्फाई नहीं हो रहे, क्योंकि मेरिट के मुताबिक केस इमरान खान के खिलाफ मेड आउट नहीं होता। वो इमरान खान को इस केस में से बरी करना चाहते हैं, लेकिन उनके ऊपर बहुत ज्यादा इस हवाले से प्रेशर है कि आपने इमरान खान को सजा सुनानी है और हर सूरत में सुनानी है, चाहे जो मर्जी हो जाए। लेकिन अभी तक तो वो एहतसाब अदालत के जज को कन्विंस नहीं कर पाए। उसको धमकियां भी दी जा रही हैं, उसको अंडर प्रेशर भी किया जा रहा है, उसको लालच भी दिया जा रहा है कि आपने हर सूरत में इमरान खान को सजा सुनानी है। लेकिन नासिर जवेद राणा साहब इमरान खान साहब को बरी करना चाहते हैं, अभी तक तो वो कायल नहीं हो पा रहे। ये लास्ट जो 6 जनवरी तारीख गुजरी है, ये भी दनिस्ता तौर पर वो गैर हाजिर रहे, क्योंकि वो फैसला या तो इमरान खान की फेवर में करना चाहते हैं या वो फैसला ही नहीं करना चाहते। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या अब आला ताकतें जज साहब को कन्विंस कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी, ये अभी देखने वाली बात है कि कोई नए जज साहब आएंगे, इस केस का फैसला करेंगे। 13 जनवरी को इस केस का फैसला होता है या दोबारा से इसको एडजर्न कर दिया जाता है। एहतसाब अदालत के जो जज साहब हैं वो 13 जनवरी को हाजिर होते हैं कि नहीं होते, वो कन्विंस होते हैं कि नहीं होते, वो फैसला सुनाते हैं कि नहीं सुनाते, ये अभी सवालिया निशान है। क्योंकि अब तक की इतलाआत के मुताबिक एहतसाब अदालत के जज साहब इस केस का फैसला इमरान खान साहब की फेवर में देना चाहते हैं। वो बुशरा बीबी और इमरान खान को इस केस में से बरी करना चाहते हैं, लेकिन उनके ऊपर बहुत ज्यादा इस हवाले से दबाव है
کہ آپ نے ان کو سزا دینی ہے. اب دیکھیں کہ وہ قائل ہوتے ہیں یا ان کی جگہ پہ کوئی نئے جج صاحب آ کے اس کیس کا فیصلہ سناتے ہیں. اچھا جی، اب علیمہ خان صاحبہ کا کہنا ہے کہ عمران خان ڈیل کر کے نہیں، مقدمات سے سرخ رو ہو کر جیل سے نکلیں گے. یہ تو خان صاحب بھی پہلے کہہ چکے ہیں کہ میں نے تقریباً 1.5 سال جیل بھگت لی ہے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ کو ہاؤس اریسٹ میں بھیج دیتے ہیں، آپ کو بنی گالا میں شفٹ کر دیتے ہیں، آپ کو KPK کی جیل میں بھیج دیتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ ڈیل کر لیں، آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، رہا کر دیتے ہیں، مقدمات ختم کر دیتے ہیں. بالکل بھی ایسا نہیں ہے. خان صاحب نے یہ کہا کہ میں اپنے مقدمات ختم کرواؤں گا، لیکن عدالتوں کے ذریعے سے کرواؤں گا. میں اپنے کیسز کو فیس کر رہا ہوں، میرے بہت سارے کیسز ختم ہو چکے ہیں، کچھ میں مجھے بری کر دیا گیا، مجھے ضمانتیں مل گئیں، اور بے شک کچھ کیسز میں مجھے سزا دلوانا چاہتے ہیں، لیکن پھر بھی میں فیس کروں گا، اپیل میں جاؤں گا، سرخ رو ہوں گا، اور عدالتوں سے ریلیف لینے کے بعد میں رہا ہوں گا. میں کسی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں کروں گا. اچھا جی، اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ عمران خان تک رسائی ہمارا بنیادی مطالبہ ہے، کیونکہ مذاکرات کے حوالے سے مشاورت کرنے کی ضرورت ہے. دن بھر کی کوششوں کے باوجود جیل حکام نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی اجازت نہیں دی. اچھا، اب یہاں پہ دو موقف ہیں. ایک ہے پاکستان تحریک انصاف کا کہ وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی. اور دوسرا موقف ہے جیل حکام کا. وہ کہتے ہیں کہ چونکہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے 2 دن مقرر کیے گئے ہیں، ایک سوموار کا اور ایک جمعرات کا، تو کل جمعرات والے دن چونکہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہونی تھی، لیکن سارا دن گزرنے کے باوجود کوئی بھی ان کی فیملی کی طرف سے، ان کے وکلا کی طرف سے، ان کی پارٹی کی طرف سے کوئی بھی بندہ ان سے ملاقات کرنے کے لیے نہیں آیا، جبکہ یہ غلط بات ہے. اصل بات یہ ہے کہ مذاکراتی کمیٹی نے حکومت کی طرف سے، جو مذاکراتی کمیٹی ہے، انہوں نے یقین دہانی کروائی تھی کہ ہم آپ کی عمران خان صاحب سے ملاقات کروا دیں گے، اور اس کے بعد جو بھی آپ کے مطالبات ہیں وہ تحریری شکل میں آپ ہمارے سامنے رکھیں، تو پھر اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف تو عمران خان صاحب سے ملاقات کرنی چاہتی ہے، لیکن ان کی ملاقات ابھی تک نہیں ہو پا رہی. میں سمجھتا ہوں کہ یا تو حکومت دانستہ طور پر یہ کوشش کر رہی ہے کہ عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات نہ ہو اور وقت ایسے ہی گزرتا رہے، یا یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ لاچار ہوں، مجبور ہوں، بے بس ہوں، ان کے ہاتھ میں کچھ نہ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ملاقات کروانے کی پوزیشن میں ہی نہ ہوں. اچھا جی، اس کے علاوہ 26 نومبر احتجاج سے متعلق مقدمات میں پاکستان تحریک انصاف کے 165 کارکنوں کی ضمانت منظور ہو چکی ہے. آپ کو پتا ہے کہ 26 نومبر جو پاکستان تحریک انصاف نے ایک فائنل کال دی تھی، اس حوالے سے بہت سارے مقدمات درج کیے گئے، بہت سارے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، لیکن جیسے جیسے ان کو عدالتوں میں پیش کیا جا رہا ہے، ان کی عدالت ضمانتیں بھی منظور کر رہی ہے اور ان کو ڈسچارج بھی کیا جا رہا ہے. تو اب بھی پاکستان تحریک انصاف کے 165 کارکنوں کی ضمانت منظور ہو چکی ہے. اس طرح سے اگر جھوٹے مقدمات درج کیے جائیں گے تو ان کا الٹیمیٹ یہی کنکلوژن نکلے گا. اچھا جی، اب بات کریں گے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف نے جو سول نافرمانی کی کال دے رکھی ہے وہ کس حد تک کامیاب ہے یا کس حد تک ناکام ہے؟ کیونکہ عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم سول نافرمانی کی تحریک شروع کر رہے ہیں. جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ پاکستان میں ریمیٹنس نہیں بھیجیں گے، کیونکہ عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ پاکستان میں ریمیٹنس نہیں بھیجیں گے. تو اس حوالے سے خبر یہ ہے کہ مرکزی بینک کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے دسمبر 2024 میں 3.07 ارب ڈالرز وطن بھیجے، اور دسمبر 2024 کی ترسیلات دسمبر 2023 سے 29% زائد ہیں. اعداد و شمار میں بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب سے سب سے زیادہ 77 کروڑ ڈالرز اور متحدہ عرب امارات سے 63 کروڑ ڈالرز بھیجے گئے. اس کے علاوہ برطانیہ سے 45 کروڑ ڈالرز، یورپ سے 36 کروڑ ڈالرز اور امریکہ سے 28 کروڑ ڈالرز بھیجے گئے. اسٹیٹ بینک کے مطابق رواں مالی سال کی پہلی شش ماہی میں پاکستانیوں نے 33% زائد رقوم بھیجی. پاکستانیوں نے 6 ماہ میں 17 ارب 84 کروڑ ڈالرز وطن بھیجے. جنوری سے دسمبر 2024 کی ترسیلات 34.65 ارب ڈالرز رہیں. دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف نے ترسیلات زر میں ریکارڈ اضافے پر قوم کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ دسمبر 2024 تک 3.1 بلین ڈالر ترسیلات آئیں، جو نومبر 2024 سے 5.6% زیادہ ہے. دسمبر 2023 سے دسمبر 2024 تک ترسیلات زر میں 29.3% کا اضافہ ہوا ہے. تو بہرحال میں تو یہ کہوں گا کہ عمران خان صاحب نے جو سول نافرمانی کی تحریک کا آغاز کیا ہے
वो बुरी तरह से नाकाम हो गई है। अच्छा जी, इसके अलावा अडयाला जेल में आज तोशाखाना 2 केस की समाअत थी। बुशरा बीबी आज अदालत में हाजिर नहीं हुई और उनके वकील भी अदालत में हाजिर नहीं हुए। तो अदालत ने नाराजगी और खफगी का इजहार किया कि अगर आइंदा तरीक पेशी पर बुशरा बीबी या उनके वकील अदालत में हाजिर ना हुए और गवाहान के ऊपर जिरा ना की तो उनका जिरा का हक खत्म कर दिया जाएगा और आइंदा समाअत 14 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। अच्छा, इस हवाले से मैं पहले भी कह चुका हूं कि इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ ये तोशाखाना 2 केस जो बनाया गया है ये बिल्कुल फजूल और बोगस केस है। और इमरान खान साहब की जब ऑनरेबल हाई कोर्ट से जमानत मंजूर हुई थी तो उस वक्त ऑर्डर में ये लिख दिया गया था कि ये जरूरी नहीं है कि जो तोहफा उनको दिया गया था वो तोशाखाना में जमा भी करवाया जाता, उसकी रसीद जमा करवानी जरूरी थी। तो जब तोहफा तोशाखाने में जमा करवाना जरूरी नहीं था तो फिर ये केस ही मेड आउट नहीं होता। तो मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के वकला को चाहिए कि वो अदालत में बरीयत की एक दरखास्त दायर करें। तो मैं समझता हूं कि इस केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की बरीयत हो जाएगी। अच्छा जी, इसके अलावा शौकत यूसुफजई ने कहा है कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर शायद आखिरी हो। मेरा भी यही ख्याल है, क्योंकि इमरान खान साहब ऑलरेडी इसके ऊपर फरमा चुके हैं कि हमारे जो 2 मुतालबात हैं कि 9 मई के वाकयात के हवाले से जिन लोगों को पकड़ा गया उनको छोड़ा जाए, 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अगर हमारे ये 2 मुतालबा तस्लीम ना किए गए तो ये मुज़ाकरात का सिलसिला आगे नहीं चलेगा और मुज़ाकरात खत्म कर दिए जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह से ये सूरत हाल चल रही है, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि जैसे ये मुज़ाकरात का सिलसिला अब मजीद नहीं चलेगा, तो मेरा ख्याल है कि अगर तीसरा राउंड हो भी गया तो फिर भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकेंगे। तो मेरा ख्याल है कि शौकत यूसुफजई साहब सही कहते हैं कि शायद तीसरा दौर आखिरी हो। अच्छा जी, इसके अलावा अंसार अब्बासी साहब कहते हैं कि इमरान के जारहाना बयानात से मुज़ाकरात को संगीन खदशात लाहक हैं। तो उनकी बात बिल्कुल सही है। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो चुका है तो मेरा ख्याल है कि फिर दोनों अतराफ के लिए ये लाजम है कि वो खामोश रहें और मुज़ाकरात को आगे चलने दें ताकि इसका कोई ना कोई पॉजिटिव हल निकल सके। अगर हम हुकूमत की तरफ देखें तो वो भी इमरान खान के ऊपर हमलावर होते हैं, अगर हम इमरान खान साहब को देखें तो वो भी कोई लिहाज नहीं रखते। तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह की सूरत हाल चल रही है, अगर इसी तरह की सूरत हाल चलती रही तो वाकई ही ये मुज़ाकरात का सिलसिला मजीद आगे नहीं बढ़ सकेगा। अच्छा जी, इसके अलावा इमरान खान साहब ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर एक पोस्ट लगाई है, लिखा है कि बुशरा बीबी एक घरेलू और पर्दादार खातून है, इन पर बेबुनियाद और झूठे केसेस सिर्फ मुझे दबाव में लाने के लिए बनाए गए। अलकादर केस भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। बुशरा बीबी को पहले 3 महीने बनी गाला में एक कमरे में कैद रखा गया। उन्होंने खुद हाई कोर्ट में पटिशन दायर की कि मुझे आम कैदियों की तरह जेल में रखा जाए। अडयाला जेल में 9 महीने सख्त तरीन कैद में रखा गया, जिसका मकसद हमें दबाव में लाने के अलावा और कुछ नहीं था। बुशरा बीबी का किसी से कोई राब्ता नहीं है, ये महज प्रोपोगंडा है। हमारी मुज़ाकराती कमेटी ही इन मामलात को देख रही है। बुशरा बीबी के खिलाफ सोशल मीडिया कैंपेन की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। इस तासर की सख्ती से तरदीद करता हूँ कि संगजानी में रुकने के बाद मुझे रिहा करना तय था। संगजानी जैसे इश्यूज को असल मामला से तवज्जो हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। हुकूमत की बदनिश्ती को अच्छी तरह समझता हूँ। मैं 3.5 साल वजीर आजम रहा हूँ, अच्छी तरह समझता हूँ कि ये कैसे काम करते हैं। इस्लामाबाद डी चौक में कारकुनान के हमरा पहुंच जाना बुशरा बीबी की कामयाबी थी, जिस पर इनको खराज तहसीन पेश करता हूं। उन्होंने मेरी हदायत पर ही अमल किया। साबिक वजीर आजम इमरान खान की वकला और मीडिया से गुफ्तगू। अच्छा जी, इसके अलावा जस्टिस मीनुद्दीन खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत की। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट में जो अफसर ट्रायल चलाता है, कोर्ट में वो खुद फैसला नहीं सुनाता। ट्रायल चलाने वाला अफसर दूसरे बड़े अफसर को केस भेजता है जो फैसला सुनाता है। जिस अफसर ने ट्रायल सुना ही नहीं वो फैसले कैसे सुनाता होगा। दौरान समाअत जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि क्या फैसला सुनाने वाले अफसर को इतना तजर्बा और अबूर होता है कि सजाए मौत तक सुना दी जाती है। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने कहा कि एक आर्मी चीफ के त्यारे को एयरपोर्ट की लाइट्स बुझाकर कहा गया मुल्क छोड़ दो। इस वाक़े में तमाम मुसाफिरों को खतरे में डाला गया। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि जो बंदा जहाज में था ही नहीं वो हाई जैकर कैसे हो गया। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने कहा कि इस जहाज में थोड़ा ईंधन था, फिर खतरे में डाला गया। इस एक वाक़े के बायस मुल्क में मार्शल लॉ लग गया। मार्शल लॉ के बाद भी वो केस फौजी अदालत में नहीं चला। ख्वाजा हारिस ने कहा कि मैं यहाँ सियासी बात नहीं करूंगा, मगर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जायजा लेना था। सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया था जहाज में काफी ईंधन बाकी था। उन्होंने कहा कि हाई जैकिंग आर्मी एक्ट में दर्ज जुर्म नहीं, इसलिए वो ट्रायल फौजी अदालत में नहीं चल सकता था।
जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि चलें इस नुक्ते पर फर्क वाज़ेह हो गया, आगे चलें। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने कहा कि ठहरें, एक सवाल और इसमें बनता है, अगर हाई जैक जंगी या फौजी तैयारी को किया जाए फिर ट्रायल कहां चलेगा? ख्वाजा हारिस ने कहा कि कोर्ट मार्शल में बैठने वाले अफसरान को ट्रायल का तजर्बा होता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आपके पास अक्सरियत है, कल को हाई जैकिंग और 302 भी आर्मी एक्ट में डाल दें। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने कहा कि 9 मई की एफआईआर में सारी दफात इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की लगी थी, मुझे नहीं पता फिर इन दफात पर फौजी ट्रायल कैसे हुआ। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुल्जमान की तादाद 5000 से ज्यादा थी। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने कहा कि ख्वाजा साहब, आपने कोई मिसाल दी थी कि अमेरिका में भी फौजी ट्रायल हुए, अगर किसी और मुल्क में ऐसा ट्रायल होता है तो जज कौन होता है? ख्वाजा हारिस ने कहा कि मिलिट्री ट्रायल के तरीकाकार को दलाइल के दूसरे हिस्से में मुकम्मल बयान करूंगा। जस्टिस मोहम्मद अली मदर ने कहा कि पूरी दुनिया में कोर्ट मार्शल में ऑफिसर ही बैठते हैं। उन्होंने कहा कि जज साहिबा पूछ रही हैं कि क्या इन अफसरान की कानूनी काबिलियत भी होती है। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने कहा कि अगर इजाजत हो तो मैं खुद सवाल पूछ लूं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि आर्मी एक्ट और बाकी कानून में फर्क होता है, आइन के मुताबिक ये तमाम बुनियादी हकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, कानून में माकूल वजाहत दी गई है, कोर्ट मार्शल का तरीका कार दिया गया है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि बलोचिस्तान में बहुत से कोर्ट मार्शल केसेस मैंने भी सुने हैं। जस्टिस अजहर हसन रिजवी ने कहा कि फील्ड मार्शल में डिफेंस वकील होता है, वहां जज नहीं होते। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि 10A आर्टिकल जो फ्री ट्रायल का है, इसमें जो बुनियादी इंसानी हकूक हैं वो बताएं, मिलिट्री कोर्ट्स में कैसे ट्रायल किया जा रहा है, इसके मराहल क्या हैं, सब बताएं। सब समझ रहे हैं कि सिविलियन अदालतों की तरह मिलिट्री कोर्ट्स ट्रायल नहीं होता। उन्होंने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल की कोई मिसाल दें। वजारत दफा के वकील ने कहा कि आर्मी एक्ट स्पेशल कानून है, स्पेशल कवानीन के शवाहद और ट्रायल का तरीकाकार मुख्तलिफ होता है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने इस्तफसार किया कि कोर्ट मार्शल में मर्जी का वकील करने की सहूलत भी होती है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि फौजी अदालत में बतौर वकील सफाई पेश होता रहा हूं, मुलजम के लिए वकील के साथ एक अफसर बतौर दोस्त में मुकर्रर किया जाता है। बाद अज़ां फादल बेंच ने मजीद समात पीर तक मुलतवी कर दी। आइंदा समात पर ख्वाजा हारिस अपने दलाइल में फौजी अदालतों के ट्रायल के तरीकाकार के हवाले से दलाइल देंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।